सभी को नमस्कार। अलंकारों पर अपनी चर्चा चल रही है। अब तक हम पढ़ चुके हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार। सभी के अलग अलग भेद, उपभेद आदि को हमने पढ़ा है। अब इसके बाद में अगले अलंकार पर हम बढ़ेंगे। सातवां अलंकार है मानवीकरण अलंकार। देखिए, मानवीकरण अलंकार कहाँ होता है, कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। यदि कोई भी पद है, उस पद में ऐसा वर्णन कर दिया जाता है कि कवि किसी भी कोई भी प्राकृतिक पदार्थ होता है, उस प्राकृतिक पदार्थ को या तो मानव के रूप में मान लेता है। कोई भी प्राकृतिक पदार्थ है, उस प्राकृतिक पदार्थ को कवि यदि मानव के रूप में मान लेता है तो मानवीकरण अलंकार होगा। या यूं कह सकते हैं कि प्राकृतिक पदार्थ के द्वारा या प्राकृतिक पदार्थ में मानवीय क्रियाओं का आरोपण कर दिया जाता है, उसमें मानवीय क्रियाओं का होना पाया जाता है, तो वहां पर भी मानवीकरण अलंकार माना जाएगा। मानव के जैसा करना ही मानवकरण है। यानी किसी भी प्राकृतिक पदार्थ को यदि मनुष्य के रूप में मान लिया जाता है या प्राकृतिक पदार्थों में मनुष्य के जैसी क्रियाओं का होना पाया जाता है तो वो मानवीकरण अलंकार होगा। जैसे हमने जयशंकर प्रसाद जी का रूपक में एक उदाहरण पढ़ा था, बीती विभावरी जागरी। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। ऐसे आगे देखें तो खगकुल कुलकुल सा बोल रहा। खगकुल कुलकुल सा बोल रहा, किस लय का आंचल डोल रहा। खगकुल कुलकुल सा बोल रहा, किस लय का आंचल डोल रहा। लो यह लतिका भी भरे लाई, नवल रस ऊषा गागरी या नवल रस गागरी। अब यहां देखें तो कवि ने प्राकृतिक पदार्थ है ऊषा, उस प्राकृतिक पदार्थ ऊषा को क्या मान लिया है, नागरी, एक नगर में रहने वाली चतुर स्त्री के रूप में मान लिया। तो ऊषा को नागरी के रूप में मान लिया, मानव के रूप में मान लिया, तो मानवीकरण हो गया। इसके अलावा देखें कि पक्षियों का समूह है, कुलकुल बोल रहा है, किसलय का भी आंचल है वो डोल रहा है। आंचल तो मनुष्यों का होता है, लेकिन यहाँ कवि ने किसलय के आंचल को डोलता हुआ बताया है। तो ऐसे मानवीय क्रियाओं का आरोपण जहां कर दिया जाता है वही अलंकार मानवीकरण अलंकार हो जाता है। इसी को हम पढ़ेंगे उदाहरणों के द्वारा। कहां होगा मानवीकरण, लिखेंगे सातवां अलंकार है मानवीकरण अलंकार। इसकी परिभाषा हम लिखिएगा, देखिए मानवीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है, मानवीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है मानव के जैसा करना। मानव के जैसा कर देना। मानवीकरण का मतलब है मानव के जैसा कर देना, अर्थात
अर्थात जब किसी पद में किसी प्राकृतिक पदार्थ को जब किसी पद में किसी प्राकृतिक पदार्थ को या तो मानव के रूप में मान लिया जाता है, किसी प्राकृतिक पदार्थ को या तो मानव के रूप में मान लिया जाता है, मानव के रूप में मान लिया जाता है, अथवा प्राकृतिक पदार्थों में मानव के जैसी क्रियाओं का होना पाया जाता है। प्राकृतिक पदार्थों में मानव के जैसी क्रियाओं का होना पाया जाता है, तो वहां मानवीकरण अलंकार माना जाता है। मानवीकरण अलंकार माना जाता है। मानवीकरण का मतलब क्या हुआ? मानव के जैसा कर देना। अर्थात जब कोई ऐसा पद अपने पास में आ जाता है जिसमें कभी किसी प्राकृतिक पदार्थ को या तो मानव के रूप में मान लेता है या फिर प्राकृतिक पदार्थों में मानव के जैसी क्रियाओं का होना पाया जाता है, तो वहां जो अलंकार होगा उस अलंकार को हम क्या कहेंगे? मानवीकरण अलंकार के नाम से पुकारेंगे। वहां मानवीकरण अलंकार मान लिया जाएगा। ये परिभाषा हो गई। अब देखिए इसका उदाहरण। मानवीकरण कहां कहां पर हो सकता है? पहला उदाहरण है आपके पास बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। फिर है खगकुल कुल सा बोल रहा, कुल सा बोल रहा, किस लय का आंचल डोल रहा। कुल सा बोल रहा, किस लय का आंचल डोल रहा। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल
मधु मुकुल नवल रस गागरी। पीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। खगकुल कुलकुल सा बोल रहा, किसले का आंचल डोल रहा। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। यहां देखें तो स्थिति है क्या मानवीकरण की। देखिए आपको पहले बताया है, एक ही पद में जरूरी नहीं एक ही अलंकार हो, अनेक अलंकार हो सकते हैं। यहां पर अंबर रूपी पनघट, तारा रूपी घट, उषा रूपी नागरी, ऐसे अर्थ होने के कारण तो रूपक अलंकार माना जाता है, रूपक अलंकार है। अब दूसरी तरफ देखें तो ऊषा एक प्राकृतिक पदार्थ है और इस ऊषा को कवि ने क्या मान लिया है, नागरी यानी नगर में रहने वाली मानवीय स्त्री के रूप में मान लिया। तो प्राकृतिक पदार्थ ऊषा को मानवीय स्त्री में माने जाने के कारण मानवीकरण अलंकार हुआ। और भी देखें तो प्राकृतिक पदार्थ है किसले, तो किसले का आंचल डोल रहा है, फिर वो नवल रस गागरी भर करके ला रही है। ये सभी मुख्यतः लता है, वो गागरी मटकी भर करके ला रही है। तो ये चीजें क्या है, एक तरह से मानव के जैसे कार्य हैं और वो मानव के जैसे कार्य यहाँ कवि ने प्राकृतिक पदार्थों से करवा दिए हैं, इसलिए ये अलंकार कौन सा होगा, मानवीकरण अलंकार मान लिया जाएगा। नीचे लिख सकते हैं आप, लिखिएगा प्रस्तुत पद में, प्रस्तुत पद में प्राकृतिक पदार्थ, प्राकृतिक पदार्थ ऊषा को, ऊषा को एक मानवीय स्त्री, एक मानवीय स्त्री पोस्ट में लिख सकते हैं नागरी के रूप में मान लिया गया है। के रूप में मान लिया गया है। इस पद में एक प्राकृतिक पदार्थ है ऊषा, उसको मानवीय स्त्री के रूप में मान लिया गया है। तथा, तथा प्राकृतिक पदार्थों में, तथा प्राकृतिक पदार्थों, प्राकृतिक पदार्थों में मानव के जैसी क्रियाओं, मानव के जैसी क्रियाओं, मानव की जैसी क्रियाएं कौन कौन सी है, जैसे किसले का आंचल डोलना, किसले का आंचल है वो हिलडुल रहा है। फिर है लतिका के द्वारा मटकी भरकर लाना, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। तो लतिका के द्वारा मटकी भरकर लाना आदि ये सभी मानव के जैसे कार्य हैं। तो मानव के जैसी क्रियाओं का आरोपण कर दिया गया है। आरोपण कर दिया गया है। अतएव यहां, अतएव यहां
मानवीकरण अलंकार माना जाता है। अतएव यहां मानवीकरण अलंकार माना जाता है। ऐसे जहां पर मानव के जैसा आरोपण हो जाता है, मानव के जैसी क्रियाओं का होना पाया जाता है, तब वहां अलंकार कौन सा होगा? मानवीकरण होगा। और देखिए दूसरा उदाहरण, उदाहरण आ रहा है, धीरे धीरे हिम आच्छादन, धीरे धीरे हिम आच्छादन हटने लगा धरातल से, धीरे धीरे हिम आच्छादन हटने लगा धरातल से, जगी वनस्पतियां अलसाई, जगी वनस्पतियां अलसाई, मुख धोती शीतल जल से। कविताओं में से दंते तालव्य ऐसा कुछ भी लिखा जा सकता है उच्चारण के आधार पर। धीरे धीरे हिम आच्छादन हटने लगा धरातल से, जगी वनस्पतियां अलसाई, मुख धोती शीतल जल से। इसमें है क्या कहीं मानवीकरण की स्थिति? इसमें देखा जाए तो देखिए नीचे कि अब धीरे धीरे बर्फ का आवरण है वो धरातल से हटने लगा है, और जैसे ही बर्फ का आवरण हट जाता है तो जो वनस्पतियां पहले से सोई हुई हैं वो अब आलस्य से जाग रही हैं और ठंडे पानी से अपना मुख धो रही हैं। तो वनस्पतियां प्राकृतिक पदार्थ हैं और वो यहाँ मनुष्य के जैसे काम कर रही हैं, आलस्य से जाग रही हैं, ठंडे पानी से मुख धो रही हैं, ऐसे कार्य हो गए। तो यहाँ अलंकार कौन सा होगा? मानवीकरण अलंकार मान लिया जाएगा। तो इसमें लिखेंगे, प्रस्तुत पद में, प्रस्तुत पद में प्राकृतिक पदार्थ, प्राकृतिक पदार्थ वनस्पतियों के द्वारा, वनस्पतियों के द्वारा मानव के जैसे कार्यों, मानव के जैसे कार्यों, उनसे कार्य पोस्ट में लिखेंगे, आलस्य से जागना, आलस्य से जागना, ठंडे पानी से मुख धोना, आलस्य से जागना, ठंडे पानी से मुख धोना। तो मानव के जैसे कार्यों का होना पाया जा रहा है। का होना पाया जा रहा है। अतएव यहां अतएव यहां मानवीकरण अलंकार माना जाता है। अतएव यहां मानवीकरण अलंकार माना जाता है। वनस्पतियां मानव के जैसे काम कर रही हैं,
इसलिए ये मानवीकरण हो गया। और देखिए उदाहरण, संध्या घनमाला की संध्या घनमाला की ओढ़े रंग बिरंगी छींट, संध्या घनमाला की ओढ़े रंग बिरंगी छींट। इसमें है क्या कोई? देखिए यहां संध्या है प्राकृतिक पदार्थ, बादलों से घिरी हुई जो संध्या है वो क्या कर रही है? रंग बिरंगी छींट ओढ़ रही है। छींट का मतलब होता है कपड़े, कि रंग बिरंगे कपड़े है वो ओढ़ रही है। तो यहाँ संध्या एक प्राकृतिक पदार्थ है, कपड़े ओढ़ना पहनना मानव का कार्य है। तो संध्या के द्वारा ऐसे मानवीय कार्य कर रहे हैं, किए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार मान लिया जाएगा। तो लिख लेंगे प्रस्तुत पद में प्राकृतिक पदार्थ, संध्या के द्वारा प्राकृतिक पदार्थ संध्या के द्वारा मानव के जैसा कार्य, मानव के जैसा कार्य कौन सा? रंग बिरंगे कपड़े ओढ़ना, पहनना। प्राकृतिक पदार्थ संध्या के द्वारा मानव के जैसा कार्य रंग बिरंगे कपड़े ओढ़ना किया जा रहा है, अतएव यहाँ मानवीकरण अलंकार माना जाता है। अतएव यहाँ मानवीकरण अलंकार माना जाता है। जहां भी प्राकृतिक पदार्थ को मानव के रूप में मान लिया जाएगा या मानव के जैसे कार्य करता हुआ पाया जाएगा, तो वहीं पर जो अलंकार होगा वो अलंकार कौन सा हो जाता है? मानवीकरण अलंकार हो जाता है। और देखिए उदाहरण, निराला जी की बादल राग कविता से है। पधारा है, हंसते हैं छोटे पौधे लघुबार, हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, सस्य अपार, हिल हिल खिल खिल, हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते, हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते, तुझे बुलाते, तुझे बुलाते, विप्लव रव से, विप्लव रव से छोटे ही है शोभा पाते, हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार,
सस्य अपार, हिल हिल खिलखिल हाथ हिलाते, तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही है शोभा पाते। इसमें है क्या कोई प्राकृतिक पदार्थ जो मानव हो या मानव के जैसा काम कर रहा हो? बिल्कुल है। छोटे छोटे पौधे क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं, और वो हिल हिल खिलखिला करके हंसते हुए हाथ हिला रहे हैं और बादल को बुला रहे हैं, बादल से क्रांति का आह्वान कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से देखा जाए तो छोटे पौधे एक प्राकृतिक पदार्थ है, मानव नहीं है, लेकिन वो मानव की तरह हंस रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, बुला रहे हैं, ये काम हो गया। तो यहाँ अलंकार कौन सा होगा? मानवीकरण अलंकार माना जाएगा। लिख लेंगे सीधा। प्रस्तुत पद में भी पौधों में मानव के जैसी क्रियाओं का, मानव के जैसी क्रियाओं, वो कौन सी क्रियाएं हैं? हंसना, हाथ हिलाना, बुलाना, मानव के जैसी क्रियाओं का आरोपण कर दिया गया है। आरोपण है नहीं, वैसी की वैसी क्रियाएं बता दी गई है, का आरोपण कर दिया गया है। अतएव यहां मानवीकरण अलंकार माना जाता है। अतएव यहां मानवीकरण अलंकार माना जाता है। तो जहां पर भी मानव के जैसी क्रियाएं हो जाती हैं, मानव के रूप में मान लिया जाता है, वही मानवीकरण है। मानव के जैसी क्रियाएं पौधे कर रहे हैं, इसलिए ये मानवीकरण हो गया। और देखिए एक प्रश्न के रूप में लिखेंगे अपन। प्रश्न है, दिवसावसान का समय, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे। फिर प्रश्न बनाया जा रहा है, प्रस्तुत पद में अलंकार है, प्रस्तुत पद में अलंकार है। ऑप्शन है उपमा है, रूपक है, मानवीकरण है, या उक्त सभी हैं। दिवसावसान का समय
मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे। प्रस्तुत पद में अलंकार कौन सा होगा? उपमा, रूपक, मानवीकरण या उक्त सभी? सही उत्तर इसमें कौन सा होगा? इसका सही उत्तर है 4 नंबर, उक्त सभी मान लिया जाएगा। वो कैसे? देखिए, एक संध्या को सुंदरी के रूप में मान लिया तो रूपक अलंकार है। संध्या प्राकृतिक पदार्थ है और सुंदरी मानवीय पदार्थ है, मानव स्त्री है, तो मानवीकरण भी है। फिर उस संध्या सुंदरी को किसके जैसा और बता दिया? परिसी, परी के जैसा बताने के कारण उपमा अलंकार भी हो जाएगा। तो इसमें तीनों ही अलंकार काम कर रहे हैं, उपमा भी है, रूपक भी है और मानवीकरण भी है। तो 4 नंबर को सही उत्तर मान लिया जाएगा। ऐसी स्थितियां एक ही पद में अनेक अलंकार हो सकते हैं। जैसे वो याद है कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो उसमें रूपक भी है और रूपक के साथ साथ मानवीकरण भी है। इसमें भी रूपक भी है, मानवीकरण भी है, तो उपमा का प्रयोग भी हो रहा है। अब चलें अगले अलंकार की ओर। अगला अलंकार आपके सामने आ रहा है भ्रांति मान अलंकार। देखिए, भ्रांति मान कहां होता है? हम 2 अलंकार एक साथ पढ़ेंगे। पहले भ्रांति मान लेंगे, उसके बाद में एक संदेह अलंकार आएगा। ये दोनों मिलते जुलते से अलंकार हैं। दोनों में अंतर क्या होता है? देखिए, जब अपन ऐसी कोई स्थिति आ जाती है, कोई ऐसा पद आ जाता है जिसमें ऐसा वर्णन कर दिया जाता है कि किसी एक पदार्थ को देख करके किसी समान विशेषता के कारण उसमें किसी अन्य पदार्थ के होने का भ्रम उत्पन्न हो जाता है। किसी पदार्थ को हम देखते हैं, देख करके किसी विशेषता के कारण उसको अन्य पदार्थ समझ लेते हैं कि ये तो ये पदार्थ है, तो वहां भ्रांतिमान अलंकार होगा। और यदि हम किसी पदार्थ को देखते हैं और देख करके वो क्या है इसके बारे में विचार करते रह जाते हैं कि ये यह है या यह है, अंत तक कोई निर्णय नहीं हो पाता, अंत तक भी हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच पाते हैं कि वास्तव में वो क्या है, तो उसको संदेह कहा जाएगा। एक को देखकर दूसरे के रूप में मान लिया तो भ्रांतिमान की स्थिति होगी, और हमें देख करके पता ही नहीं चला कि वो क्या है, अंत तक कोई निर्णय नहीं हो पाया, तो संदेह माना जाएगा। जैसे एक घटना से हम समझ सकते हैं, मान लो हम अंधेरे के समय कहीं जा रहे हैं, शाम का समय है, अंधेरा सा हो रहा है, और उस अंधेरे में कहीं दूर एक रस्सी पड़ी हुई है। उस रस्सी को देख करके जैसे अपन पास में जाते हैं, रस्सी को देखतेगा, अरे सांप आ गया। अब रस्सी को देख करके हमने क्या समझ लिया? सांप समझ लिया। वास्तव में सांप है नहीं, लेकिन रस्सी में सांप का भ्रम उत्पन्न हो गया, तो वो भ्रांतिमान की स्थिति मानी जाएगी। और हमने दूर पड़ी हुई रस्सी को देखा और रस्सी को देख करके मन में सोचने हम लगे, ये रस्सी है या सांप है, ये रस्सी है या सांप है, ऐसी स्थिति हो गई तो उसको क्या कहा जाएगा? संदेह के नाम से पुकारा जाएगा। निर्णय नहीं हो पा रहा कि रस्सी है या सांप है, तो वही संदेह है। ऐसे देखिए, 2 पद आपके सामने है। एक पद लिख रहा है ओस बिंदु चुग रही, ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान। ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान। और एक पद है, ये है सरस ओस की बूंदें, ये है सरस ओस की बूंदें, या है मंजुल मोती। ये है सरस ओस की बूंदें, या है मंजुल मोती। अब देखिए, ऊपर के पद में देखें पहले, तो एक हंसिनी है, वो क्या कर रही है? ओस की बूंदों को चुग रही है। क्यों चुग रही है?
मोती समझकर। ओस की बूंदों में उसको किसका भ्रम उत्पन्न हो गया? मोती होने का भ्रम उत्पन्न हो गया। तो इसमें तो कौन सा अलंकार होगा? भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। और नीचे हंसिनी दूर पड़ी हुई किसी चीज को देखती है और देख करके अपने मन में सोच रही है, क्या सोच रही है? कि ये ओस की बूंद है या कोई सुंदर मोती है। निर्णय नहीं कर पाई तो ये क्या होगा? संदेह अलंकार मान लिया जाएगा। इस तरीके से हम भ्रांतिमान और संदेह दोनों को पढ़ेंगे, कहां भ्रांतिमान होता है और कहां संदेह की स्थिति मानी जाती है। तो आ जाइए पहले 8वें नंबर पर, भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान का लक्षण क्या है? इसका लक्षण लिखें तो भ्रांति मानन्य संबित तत्तुल्य दर्शनी। भ्रांति मानन्य संबित तत्तुल्य दर्शनी। इसका संधि विच्छेद कर ले तो संस्कृत में जब भ्रांतिमान शब्द लिखते हैं तो न को हलंत लिख दिया जाता है। हिंदी में अब हम हलंत न का प्रयोग ऐसे शब्दों में नहीं करते हैं, बिना न हलंत किए हुए इनको लिख दिया जाता है, इसलिए पूरा न लिख दिया। संस्कृत के अनुसार ये न हलंत होता है। तो देखिए क्या है, कहां भ्रांतिमान होता है कि जब किसी पद में तुल्य दर्शने, तुल्य यानी समान विशेषता के कारण, समान दर्शन होने के कारण किसी एक पदार्थ को अन्य पदार्थ के रूप में संबित समझ लिया जाता कि ये कोई अन्य पदार्थ है, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? भ्रांतिमान अलंकार मान लिया जाएगा। अन्य पदार्थ होते ही भ्रांतिमान की स्थिति आ जाती है। तो लिखेंगे क्या होगा भ्रांतिमान? लिखें जब किसी पद में, जब किसी पद में इस प्रकार का वर्णन, इस प्रकार का वर्णन कर दिया जाता है, कर दिया जाता है कि वहां किसी एक पदार्थ को देखकर, किसी एक पदार्थ को देखकर किसी समान विशेषता के कारण, किसी एक पदार्थ को देखकर किसी समान विशेषता के कारण उसे, समान विशेषता के कारण उसे किसी अन्य पदार्थ के रूप में, उसे किसी अन्य पदार्थ के रूप में समझ लिया जाता है। समझ लिया जाता है अर्थात, अर्थात एक पदार्थ में, अर्थात एक पदार्थ में अन्य पदार्थ का, अर्थात एक पदार्थ में अन्य पदार्थ का भ्रम उत्पन्न हो जाता है। एक पदार्थ में अन्य पदार्थ का भ्रम उत्पन्न हो जाता है तो वहां
तो वहां भ्रांतिमान अलंकार माना जाता है। तो वहां भ्रांतिमान अलंकार माना जाता है। जब किसी पद में इस प्रकार का वर्णन कर दिया जाता है कि वहां एक पदार्थ को देखकर उसमें किसी अन्य पदार्थ के उसे किसी अन्य पदार्थ के रूप में मान लिया जाता है, या यूं कहें एक पदार्थ में अन्य पदार्थ का भ्रम उत्पन्न हो जाता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार मानेंगे? भ्रांतिमान अलंकार माना जाता है। सेंस करके फिर लिखें। अंधेरे में किसी रस्सी को देखकर अंधेरे में किसी रस्सी को देखकर उसे सांप समझ बैठना ही। अंधेरे में हमने किसी रस्सी को देखा और अंधेरे में किसी रस्सी को देखकर उसे सांप समझ बैठना ही भ्रांति मान की स्थिति मानी जाती है। हालांकि वो पूर्णतः भ्रांति मान नहीं होता, लेकिन उसे भ्रांति मान की स्थिति कह सकते हैं। तो भ्रांति मान की स्थिति मानी जाती है। अंधेरे में किसी रस्सी को देखकर उसे सांप समझ बैठना ही भ्रांति मान की स्थिति मानी जाती है। ये भ्रांतिमान अलंकार है। कैसे? देखिए उदाहरणार्थ, जैसे इसके उदाहरण लिखते हैं। पहला यही उदाहरण, ओस बिंदु चुग रही ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान। ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान। ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान। लिखेंगे। प्रस्तुत पद में हंसिनी, हालांकि व्याकरण के अनुसार हंसिनी शब्द गलत होता है, शुद्ध शब्द हंसी होता है, लेकिन कवि ने उसका प्रयोग आम बोलचाल की तरह कर दिया है। प्रस्तुत पद में हंसिनी को ओस की बूंदों में मोती होने का ओस की बूंदों में मोती होने का भ्रम उत्पन्न हुआ है। मोती होने का भ्रम उत्पन्न हुआ है। अतएव यहां प्रस्तुत पद में हंसिनी को ओस की बूंदों में मोती होने का भ्रम उत्पन्न हुआ है। अतएव यहां कौन सा अलंकार मानेंगे? अतएव यहां भ्रांतिमान अलंकार माना जाता है। अतएव यहां भ्रांतिमान अलंकार माना जाता है।
चलिए दूसरे उदाहरण पर। परत भ्रमर सुख तुंड पर, परत भ्रमर सुख तुंड पर, जानत फूल पलास, परत भ्रमर सुख तुंड पर, जानत फूल पलास, सुख ताको पकरन चहत, सुख ताको पकरन चहत, जम्बू फल की आस। परत भ्रमर सुख तुंड पर, जानत फूल पलास, सुख ताको पकरन चहत, जम्बू फल की आस। और देखिए, एक पद है, किंसुक कलिका जानकर, किंसुक कलिका जानकर, अली गिरता सुख चोंच पर, अली गिरता सुख चोंच पर, सुख मुख में धरता उसे, सुख मुख में धरता उसे, जामुन का फल समझकर। किंसुक कलिका जानकर, अली गिरता सुख चोंच पर, सुख मुख में धरता उसे, जामुन का फल समझकर। दोनों एक ही अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, दोनों के दोनों पर, कि एक भंवरा है, वो भंवरा किसी तोते को देखता है, तोते की चोंच लाल रंग की है और उस लाल रंग की चोंच में उस भंवरे को पलाश के फूल का भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि ये कोई पलाश का फूल है। ऐसा जान करके समझ करके वह भंवरा उस तोते की लाल चोंच पर मंडराने लग जाता है। जब वो काले रंग का भंवरा तोते की लाल चोंच पर मंडरा रहा है तो तोता क्या सोचता है कि ये कोई जामुन का फल आ गया है। और तोता देखे, भंवरा भी काला छोटा सा जामुन के फल के जैसा ही होता है, तो वो तोता सोचता कि जामुन का फल आ गया है और जामुन का फल समझ करके उसे अपने मुख में धर लेना चाहता है। तो यहां देखिए, पहले भंवरे को भ्रम उत्पन्न हुआ तोते की लाल चोंच में पलाश के फूल का, फिर तोते को भ्रम उत्पन्न हुआ किसमें, काले रंग के भंवरे में जामुन के फल का। इसलिए अलंकार कौन सा हुआ, भ्रांतिमान अलंकार हो गया। किंसुक का अर्थ भी पलाश का फूल होता है, पलाश को किंसुक कहा जाता है। तो लिखेंगे इसमें, प्रस्तुत पदों में, दोनों ही पदों में, प्रस्तुत पदों में भ्रमर को, भ्रमर को तोते की लाल चोंच में, तोते की लाल चोंच में पलाश के फूल का, पलाश के फूल का तथा तोते को, तथा तोते को काले रंग के भ्रमर में, तोते को काले रंग के भ्रमर में, भ्रमर को तोते की लाल चोंच में पलाश के फूल का
तथा तोते को काले रंग के भ्रमर में, काले रंग के भ्रमर में जामुन के फल का, जामुन के फल का भ्रम उत्पन्न हुआ है, भ्रम उत्पन्न हुआ है। अतएव यहां भ्रांति मान अलंकार माना जाता है। अतएव यहां भ्रांति मान अलंकार माना जाता है। ये भ्रांति मान की स्थिति इन दोनों पदों में हो गई। फिर देखिए चौथा उदाहरण आपके सामने। उदाहरण आ रहा है, बिल विचार प्रविशन लग्यो, बिल विचार प्रविशन लग्यो, नाग सुंड में व्याल, बिल विचार प्रविशन लग्यो, नाग सुंड में व्याल, काली ईख समझकर, काली ईख समझकर उठा लियो तत्काल, बिल विचार प्रविशन लग्यो, नाग सुंड में व्याल, काली ईख समझकर उठा लियो तत्काल। इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए एक व्याल, व्याल यानी सर्प है, वो किसी नागसूंड हाथी की सूंड को देखता है और हाथी की सूंड को देख करके क्या समझ लेता है कि ये बिल है। हाथी की सूंड नीचे से सांप के बिल के जैसी होती है। तो एक सांप हाथी की सूंड को देखता है और उसे क्या समझ बैठता है, बिल समझ करके उसमें प्रविशन लग्यो, प्रवेश करने के लिए आ रहा है। फिर जब वो काले रंग का सांप उस हाथी की तरफ प्रवेश करने के लिए आ रहा है तो वो हाथी क्या समझता है कि ये कोई काली ईख, काला गन्ना है, और काला गन्ना समझ करके वो हाथी भी उस सांप को अपनी सूंड से उठा लेता है। तो यहां देखिए हाथी की सूंड में सांप को बिल का भ्रम उत्पन्न हो गया और काले रंग के सांप में हाथी को काली ईख का, काले गन्ने का भ्रम उत्पन्न हो गया। इसलिए अलंकार कौन सा हुआ, भ्रांति मान अलंकार माना जाएगा। लिख लो यहां पर भी, प्रस्तुत पद में सर्प को हाथी की सूंड में बिल होने का, हाथी की सूंड में बिल होने का तथा हाथी को काले रंग के सर्प में, काले रंग के सर्प में काले गन्ने का, काले गन्ने के होने का, काले गन्ने के होने का भ्रम उत्पन्न हुआ है। भ्रम उत्पन्न हुआ है।
अतएव यहाँ, अतएव यहाँ भ्रांति मान अलंकार माना जाता है। अतएव यहाँ भ्रांति मान अलंकार माना जाता है। और देखिए एक दो उदाहरण। विधु वदनहि लखी बाग में, विधु वदनहि लखी बाग में चहकन लगे चकोर, चहकन लगे चकोर वारिज वास सुवास लही, वारिज वास सुवास लही अलीकुल विपुल विभोर। विधु वदनहि लखी बाग में चहकन लगे चकोर वारिज वास सुवास लही अलीकुल विपुल विभोर। इसमें क्या हो रहा है? विधु वदनहि कि चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली, विधु यानी चंद्रमा, वदन यानी मुख, कि चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली कोई नायिका है, वो किसी बाग में जाती है। वहां कोई चकोर उसको देखता है और चकोर उसके मुख को देख करके क्या समझ बैठता है, ये तो चंद्रमा है, और उस चंद्रमा को देख करके वो चहकने लग जाता है। यानी नायिका के मुख में उस चकोर पक्षी को किसका भ्रम उत्पन्न हो गया? विधु चंद्रमा के होने का भ्रम उत्पन्न हो गया और वो चहकने लगा। दूसरी तरफ उस नायिका ने अपने शरीर पर कमल के जैसी कोई सुगंधित पदार्थ, या मुख्य रूप से देखें कि उसका मुख उस एक कोई अलीकुल भ्रमर समूह है उसको देखता है, और भ्रमर समूह उसके मुख को देख करके क्या समझ बैठता है कि वारिज वास, कि ये तो कमल के जैसा है, और कमल के जैसी सुगंध के भरोसे में भ्रमर समूह भी उसके चारों ओर मुंडराने लग जाता है। तो यहां नायिका के सुंदर मुख में चकोर को चंद्रमा का और भ्रमर समूह को कमल पुष्प का भ्रम उत्पन्न हो गया, इसलिए अलंकार कौन सा हुआ? भ्रांतिमान हो गया। लिख लो सीधा। प्रस्तुत पद में, प्रस्तुत पद में नायिका के सुंदर मुख में नायिका के सुंदर मुख में चकोर पक्षी को, चकोर पक्षी को चंद्रमा का, चंद्रमा का तथा भ्रमर समूह को, अलीकुल भ्रमर समूह, भ्रमर समूह को कमल पुष्प का, कमल पुष्प का भ्रम उत्पन्न हो गया है या भ्रम उत्पन्न हुआ है। अतएव यहां, अतएव यहां भ्रांति मान अलंकार माना जाता है।
ये भ्रम उत्पन्न हो रहा है। हाँ, सुंदर के आगे मुख शब्द और लिख लेंगे। सुंदर मुख में, प्रस्तुत पद में नायिका के सुंदर मुख में चकोर पक्षी को चंद्रमा का तथा भ्रमर समूह को कमल पुष्प का भ्रम उत्पन्न हुआ है, अतएव यहां भ्रांति मान अलंकार माना जाता है। ठीक है, एक और उदाहरण, सीधा उदाहरण लिख लेंगे। उदाहरण में समझ में आ जाएगा भ्रांतिमान है या नहीं। देखिए, नाक का मोती अधर की कांति से, नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। यहां पर आप सीधा स्पष्ट समझ सकते हैं कि किसी नायिका ने अपने नाक में मोती पहन रखा है, होठों पर लालिमा लगाई हुई है, उस अधर की होठों की कांति से वो मोती दाड़िम के जैसे चमक रहा है। अब यहां पर होठों की कांति के कारण वो दाड़िम के जैसा है, दाड़िम है नहीं, उसमें भ्रम उत्पन्न हो गया है। तब ये कोई नायक उसको देखता है या तोता उसको देखता है, उसकी नाक बिल्कुल तोते के जैसी है, तो कोई नायक देख करके सोचता है कि ये अन्य तोता कहां से आ गया है। मुख्य रूप से अपन ये समझ सकते हैं कि मोती में दाड़िम के बीज का भ्रम उत्पन्न हुआ, इसलिए यहां अलंकार कौन सा हुआ, भ्रांतिमान हो जाएगा। भ्रांति शब्द खुद इसमें लिखा हुआ है, इसके आधार पर भ्रांतिमान अलंकार मान लिया जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, सिद्धार्थ लिख लेंगे इसमें। अब अगले अलंकार की ओर आ जाओ। संदेह अलंकार। संदेह कहां पर होता है, संदेह का लक्षण क्या है, इसका लक्षण लिखेंगी। निश्चय होय न वस्तु को, निश्चय होय न वस्तु को सो संदेह कहाय, तो संदेह कहाय। किंधौ यह धौ, यह की यह,
इहि विधि शब्द जताई। निश्चय होय न वस्तु को, सो संदेह कहाय। केंधौ यह धौ यह की यह, इहि विधि शब्द जताई। निश्चय होय न वस्तु को, यानी जब किसी वस्तु के संबंध में कोई निश्चय नहीं हो पाता है कि ये वस्तु क्या है, तो वह संदेह अलंकार कहलाता है। और इस संदेह अलंकार में कभी किंधौ शब्द आ जाता है, कभी यह धौ शब्द आ जाता है, कभी यह कि यह ऐसे शब्द आ जाते हैं, तो वो संदेह की स्थिति को प्रकट करते हैं। जैसे उपमावाचक शब्द होता है, उत्प्रेक्षावाचक शब्द होता है, वैसे किंधौ जैसा शब्द आ जाए तो वो संदेह वाचक शब्द माना जाता है। ये शब्द आ गया तो वहां निश्चित रूप से संदेह अलंकार होगा। तो लिखिए क्या है, लिखेंगे जब किसी पद में इस प्रकार का वर्णन कर दिया जाता है, इस प्रकार का वर्णन कर दिया जाता है कि वहां किसी एक वस्तु को देखकर, किसी एक वस्तु को देखकर उसकी वास्तविकता के संबंध में, एक वस्तु को देखकर उसकी वास्तविकता के संबंध में कोई निश्चय नहीं हो पाता है, कोई निश्चय ऑब्लिक निर्णय नहीं हो पाता है, कोई निश्चय ऑब्लिक निर्णय नहीं हो पाता है, एवं अंत तक भी, एवं अंत तक भी अनिर्णय की स्थिति, अंत तक भी अनिर्णय की स्थिति, जब किसी पद में इस प्रकार का वर्णन कर दिया जाता है कि वहां किसी एक वस्तु को देखकर उसकी वास्तविकता के संबंध में कोई निश्चय या निर्णय नहीं हो पाता है, एवं अंत तक भी अनिर्णय की स्थिति बनी रहती है, अनिर्णय की स्थिति बनी रहती है, तो वहां संदेह अलंकार माना जाता है। तो वहां संदेह अलंकार माना जाता है। अंत तक भी अनिर्णय की स्थिति होगी तो संदेह अलंकार मान लिया जाएगा। चेंज करके लिखें, अंधेरे में किसी रस्सी को देखकर, अंधेरे में किसी रस्सी को देखकर मन में यह विचार करना,
मन में यह विचार करना कि यह रस्सी है या सांप है। अंधेरे में किसी रस्सी को देखकर मन में यह विचार करना कि यह रस्सी है या सांप है, यही संदेह की स्थिति मानी जाती है। हम कोई निर्णय नहीं कर पाते हैं, केवल सोचते रह जाते हैं कि ये चीज क्या है, वास्तविकता में इसका नाम क्या है या क्या हो सकती है, कोई निर्णय नहीं हो पाता, तो उसे ही क्या कहते हैं, संदेह के नाम से पुकारा जाता है। ये संदेह की परिभाषा, संदेह का लक्षण हुआ। अब इसके उदाहरणों को देखते जाएं, कहां पर संदेह हो सकता है। पहला उदाहरण आपके सामने, ये है सरस ओस की बूंदें, ये है सरस ओस की बूंदें या है मंजुल मोती। ये है सरस ओस की बूंदें या है मंजुल मोती। इसमें हंसिनी है, वो सामने रखे पदार्थ को देखती है, देख करके कोई निर्णय नहीं कर पा रही है कि ये ओस की बूंद है या फिर सुंदर मोती है। निर्णय नहीं हो पाया तो ये क्या होगा, संदेह अलंकार मान लिया जाएगा। लिखें, प्रस्तुत पद में हंसी अपने सामने रखे पदार्थ को देखकर, अपने सामने रखे पदार्थ को देखकर प्रस्तुत पद में हंसी अपने सामने रखे पदार्थ को देखकर यह निर्णय नहीं कर पा रही है, यह निर्णय नहीं कर पा रही है कि यह ओस की बूंद है, कि यह की जगह ये कर लेंगे पद के अनुसार, कि ये ओस की बूंदें हैं, ओस की बूंदें हैं या सुंदर मोती हैं। हंसी कोई निर्णय नहीं कर पा रही कि ये ओस की बूंद है या फिर सुंदर मोती है। चेंज करके लिखेंगे, इस प्रकार अनिर्णय की स्थिति होने के कारण अंत तक कोई निर्णय नहीं हो पाया, तो इस प्रकार अनिर्णय की स्थिति होने के कारण यहां संदेह अलंकार माना जाता है।
इस प्रकार अनिर्णय की स्थिति होने के कारण यहां संदेह अलंकार माना जाता है। और देखिए पदारा है, कहूं मानवी यदि मैं तुझको, कहूं मानवी यदि मैं तुझको, तो वैसा संकोच कहां। कहूं मानवी यदि मैं तुझको, तो वैसा संकोच कहां। कहूं दानवी तो उसमें है, कहूं दानवी तो उसमें है, लावण्य की लोच कहां। लावण्य की लोच कहां। वन देवी समझूं तो वह, वन देवी समझूं तो वह, होती है भोली भाली। वन देवी समझूं तो वह, होती है भोली भाली। तुम ही बताओ अतः कौन तुम। तुम ही बताओ अतः कौन तुम, हे रमणी रहस्य वाली। यहां देखें, दोबारा सुने कहूं मानवी यदि मैं तुझको, तो वैसा संकोच कहां। कहूं दानवी तो उसमें है, लावण्य की लोच कहां। वन देवी समझूं तो वह, होती है भोली भाली। तुम ही बताओ अतः कौन तुम, हे रमणी रहस्य वाली। देखिए प्रसंग क्या है इसका। राम लक्ष्मण सीता जब वन में गए हुए हैं, पंचवटी आश्रम में है, राम सीता कुटिया के अंदर बैठे हुए हैं और लक्ष्मण बाहर चौकीदारी कर रहा है। उसी समय रावण की बहन शूर्पणखा अपना रूप परिवर्तन करके एक सुंदरी का रूप धारण करके लक्ष्मण के सामने आ जाती है और लक्ष्मण से प्रणय निवेदन करती है कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। तब लक्ष्मण उस रूप परिवर्तिता शूर्पणखा को देख करके क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है उससे कि हे देवी, कहूं मानवी यदि मैं तुझको, यदि मैं तुम्हें एक मानव की स्त्री कहकर पुकारूं, तो वैसा संकोच कहां। तो तुम्हारे में वैसा संकोच नहीं है कि मानव की स्त्री है वो स्वयं चल करके कभी प्रणय निवेदन नहीं करती, वो पुरुष को ही प्रणय निवेदन करना पड़ता है, तो तुम मानव की स्त्री नहीं हो सकती। यदि मैं तुम्हें किसी दानव की स्त्री समझूं, तो तुम्हारे अंदर इतना लावण्य झलक रहा है कि दानव स्त्रियों में ऐसा लावण्य सुंदरता हो ही नहीं सकती। यदि तुम्हें मैं वन की देवी समझूं कि तुम इस वन की देवी हो, तो वन देवियां तो भोली भाली होती हैं, तुम वन देवी भी नहीं हो सकती।
इसलिए हे रमणी रहस्य वाली, तुम ही खुद ही बताओ कि तुम कौन हो, तुम्हारा रहस्य क्या है। क्या लक्ष्मण कोई निर्णय कर पाए कि वह कौन है? कोई निर्णय नहीं हुआ, अंत तक अनिर्णय की स्थिति बनी हुई है। यहां लक्ष्मण कोई निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। निर्णय नहीं कर पा रहे हैं तो कौन सा अलंकार होगा? संदेह अलंकार मान लिया जाएगा। देखें इसमें प्रस्तुत पद में रूप परिवर्तिता शूर्पणखा को देखकर, रूप परिवर्तिता शूर्पणखा को देखकर लक्ष्मण कोई निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। कोई निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। कोई निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि वह वास्तव में कौन है। कि वह वास्तव में कौन है। इस प्रकार अंत तक भी अनिर्णय की स्थिति बने रहने के कारण, अनिर्णय की स्थिति बने रहने के कारण यहां संदेह अलंकार माना जाता है। अंत तक अनिर्णय की स्थिति बनी हुई है, इसलिए ये संदेह अलंकार होगा। अंत तक जब अनिर्णय होता है वही संदेह अलंकार है। अब देखिए एक चीज बताओ, यहां पर शूर्पणखा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा और संधि कौन सी होगी? शूर्पणखा शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा और संधि क्या होगी? इसका विच्छेद तो होता है शूर्प प्लस नखा। संधि विच्छेद करेंगे तब तो क्या होगा? शूर्प प्लस नखा विच्छेद होगा और व्यंजन संधि मानी जाएगी। फिर कहें कि शूर्पणखा का समास विग्रह क्या होगा और समास का नाम क्या होगा? शूर्पणखा शब्द का विग्रह करो और समास का नाम बताओ। विग्रह देखते हैं तब क्या विग्रह होगा? शूर्प है नख जिसके वह, शूर्प यानी तेज तीक्ष्ण है नाखून जिसके वह, शूर्प है नख जिसके वह, ये अन्य अर्थ में जाता है इसलिए बहुव्रीहि समास होगा। समास पूछे तो बहुव्रीहि, संधि पूछे तो व्यंजन संधि, इस तरीके से हो जाएगी। इसमें दोनों में संदेह अलंकार की स्थिति आ गई।
और देखिए अन्य ऐसे ही छोटे छोटे उदाहरण, सीधे शब्द से ही अपन पहचान लेंगे। पधारा है, राधा मुख आली किंधौ, राधा मुख आली किंधौ, किंधौ उग्यो मयंक। इसमें देखें तो कौन सा अलंकार होगा? सुंदर मुख को देखकर सखी कह रही है कि हे सखी, ये राधा का मुख है या फिर चंद्रमा उदित हो गया है। निर्णय नहीं हो पाया कि राधा का वास्तविक में सुंदर मुख है या फिर चंद्रमा उदित हो गया है। दूसरी तरफ देखें तो किंधौ ये शब्द आ गया, ये हमेशा संदेह को ही प्रकट करता है। संदेह की स्थिति है तो यहां संदेह अलंकार मान लिया जाएगा। और देखें तो पद आ रहा है, कोई पुरंदर की किंकरी है, कोई पुरंदर की किंकरी है या किसी सुर की सुंदरी है। कोई पुरंदर की किंकरी है या किसी सुर की सुंदरी है। इसमें भी किसी सुंदर स्त्री को देखा गया और देख करके उसके बारे में सोचा जा रहा है कि ये किसी पुरंदर यानी इंद्र की किंकरी यानी सेविका या अप्सरा है। ये कोई इंद्र की अप्सरा है या फिर किसी देवता की सुंदरी है। निर्णय हो गया क्या? नहीं हुआ। नहीं हुआ तो अलंकार कौन सा होगा? संदेह अलंकार हो जाएगा। निर्णय नहीं हुआ कि वो इंद्र की अप्सरा है या कोई किसी देवता की सुंदरी है, इसलिए संदेह अलंकार हो गया। और देखिए बता रहा है कि तुम तीन देव मह को, कि तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम दो। कि तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम दो। इसमें किसी सुंदर राजा या पुरुष को, राजकुमार को किसी ने देखा और देख करके उससे पूछा जा रहा है कि तुम तीनों देवताओं में से कौन हो? तुम नर हो या तुम नारायण हो या दोनों हो? निर्णय हुआ क्या? कोई निर्णय नहीं हुआ कि वो कौन है। तीनों देवताओं में से कौन सा है, या मनुष्य है या नारायण है या दोनों है, कोई निर्णय नहीं हुआ। तो इसमें भी अलंकार कौन सा होगा? संदेह अलंकार हो जाएगा। इस तरह की स्थिति आती है कि जहां हम किसी को देखते हैं और देख करके कोई निर्णय नहीं कर पाते हैं कि ये वास्तव में कौन है, तो वही अलंकार कौन सा होगा? संदेह अलंकार की स्थिति में चला जाएगा, उसी में संदेह मान लिया जाएगा। अब देखिए आपने भ्रांतिमान को पढ़ा, संदेह को पढ़ा। अब मैं कुछ अन्य उदाहरण आपके सामने लिख रहा हूं, उनमें बताना है कि भ्रांतिमान हो सकता है या संदेह हो सकता है। दोनों एक जैसे अलंकार हैं, आपको बताना है इसमें संदेह होगा या भ्रांतिमान होगा। पहला उदाहरण आपके सामने, पहला पद देखिए, सारी है कि नारी है,
नारी है कि सारी है, सारी है कि नारी है, नारी है कि सारी है, सारी में ही नारी है, सारी में ही नारी है, नारी में ही सारी है। एक नंबर ऑप्शन है भ्रांतिमान, 2 नंबर ऑप्शन है संदेह। एक नंबर भ्रांतिमान, 2 नंबर ऑप्शन संदेह। इसमें कौन सा होगा? द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा है तो चीरहरण के समय का ये प्रसंग है, वहां देख करके उसकी साड़ी लगातार बढ़ती जा रही है, तो वहां बैठे उपस्थित लोगों के मन में संदेह हुआ है कि ये साड़ी है या कोई नारी है, नारी में ही कोई साड़ी समा गई है या किसी साड़ी में कोई नारी का समावेश हुआ है। यहां लोग कोई निर्णय नहीं कर पाए, इसलिए अलंकार कौन सा होगा? संदेह होगा। ये संदेह अलंकार में चला जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर बताया सभी ने। और देखिए, पांव महावरी देन को, पांव महावरी देन को, नाइन बैठी आय, नाइन बैठी आय, पुनि पुनि जानत महावरी, पुनि पुनि जानत महावरी, एड़ी नीड़त जाय। पांव महावरी देन को, नाइन बैठी आय, पुनि पुनि जानत महावरी, एड़ी नीड़त जाय। एक नंबर भ्रांतिमान, 2 नंबर संदेह। कौन सा होना चाहिए? एक भ्रांति, 2 संदेह। तो देखिए, कोई नाइन महावर है, मेहंदी नुमा पदार्थ होता है जो पैरों पर लगाया जाता है। यहाँ पर क्या है? कोई नाइन यानी मेहंदी लगाने वाली, महावर लगाने वाली है, वो किसी नायिका के पैरों पर महावर लगाने के लिए आई हुई है। जब वो उसके नायिका के पैरों को देखती है तो नायिका के पैर पहले से ही क्या है? लालिमा से युक्त हैं। तो उसको बार बार देखती है कि इस पर महावर लगा है या नहीं लगा, यानी एक तरह से उस पैर लालिमा में ही वो महावर लगाना मान लेती कि इसमें तो महावर पहले से ही लगा हुआ है। नायिका के प्रकृति प्रदत्त लालिमा युक्त पैरों में यहाँ नाइन को महावर लगे होने का भ्रम उत्पन्न हुआ है। भ्रम उत्पन्न होगा तो ये अलंकार भ्रांतिमान होगा। इसमें पूछे तो कौन सा बताना है? भ्रांतिमान। यहां नायिका के लालिमा युक्त पैरों में महावर लगे होने का भ्रम है, इसलिए भ्रांतिमान है। एक और देखिए, पद है कुहू निशा में परछाई को, कुहू निशा में परछाई को, प्रेत समझकर भाग गया। कुहू निशा में परछाई को, प्रेत समझकर भाग गया। किसी ने चांदनी रात में किसी की परछाई को देखा और परछाई को देख करके क्या समझ बैठा? ये तो प्रेत आ गया, भूत आ गया, और प्रेत भूत समझ करके वो वहां से भाग गया। तो क्या हो गया? छाया में प्रेत का भ्रम हो गया, इसलिए भ्रांतिमान हो गया।
ये भी अलंकार कौन सा होगा? भ्रांतिमान मान लिया जाएगा। ये भ्रांतिमान की स्थितियां अपने सामने आ जाती है। कहां भ्रांतिमान होगा? कहां संदेह होगा? चलिए एक और अलंकार पढ़ते हैं। दसवां अलंकार आता है असंगति अलंकार। देखिए असंगति अलंकार कहां पर होता है, कैसे होता है? असंगति का मतलब क्या है? ए प्लस संगति इससे बना है। संगति का अर्थ होता है साथ, और ए का मतलब होता है नहीं। साथ नहीं होना असंगति कहलाता है। यानी सामान्यतः ऐसा होता है कि कोई भी काम, जहां पर काम होगा, जहां कार्य होगा, वहीं पर उसका फल भी दिखाई देगा, वहीं उसका प्रतिफल मिलेगा। लेकिन किसी पद में ऐसी स्थिति आ जाती है कि कार्य तो किसी अन्य जगह पर हो रहा है और उसका फल किसी अन्य जगह पर दिखाई दे रहा है। कार्य और फल दोनों अन्यत्र है, अलग अलग जगह पर हो रहे हैं, तो वहां असंगति अलंकार माना जाता है। या यूं कहें कि जो चीज जहां होनी चाहिए, जो काम, जो चीज, जो वस्तु जहां होनी चाहिए, उसे वहां नहीं दर्शाया जाता है, अपितु उसे किसी अन्य जगह पर दर्शा दिया जाता है, तो वह अलंकार असंगति अलंकार माना जाएगा। दो स्थितियां देखने आपको कि काम कहीं और जगह पर हो रहा है और उसका प्रतिफल फल है वो किसी अन्य जगह पर दिखाई दे रहा है, तो असंगति अलंकार होगा। जो चीज जहां होनी चाहिए वहां उसको नहीं दिखाया गया है, अपितु किसी अन्य जगह पर उसको दर्शा दिया जाता है, तो वो भी असंगति के नाम से पुकारा जाएगा। जैसे दो उदाहरण पहले आपके सामने है मौखिक समझने के लिए। एक पद आ रहा है कि हृदय घाव मोरे, हृदय घाव मोरे पीर रघुवीरे। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, या एक तरह से देखें तो रामायण के युद्ध में घाव तो हुआ है लक्ष्मण के हृदय में। घाव तो शक्तिमान तो किसको लगा है? लक्ष्मण को। और उसकी पीड़ा किसको हो रही है? रघुवीर राम को पीड़ा हो रही है। देखिए घाव किसी और जगह पर लगा है, पीड़ा किसी और जगह पर हो रही है, तो ये अलंकार कौन सा हुआ? असंगति हो गया। संकार्य और कारण, कार्य और परिणाम साथ साथ नहीं है, इसलिए असंगति अलंकार मान लिया जाएगा। इसको असंगति के नाम से पुकारा जाएगा। एक और देखें पहले मौखिक उदाहरण। पद है पलनी पीक अंजन अधर, पलनी पीक अंजन अधर धरे महावर भाल, धरे महावर भाल आजू मिले हो भली करी, आजू मिले हो भली करी भले बने हो लाल। इसके ऊपरी अर्थ पर ही हम आ जाते हैं, गहराई में नहीं जाकर के। सीधा है पलनी पीक अंजन अधर धरे महावर भाल। देखिए पीक यानी पान का बीड़ा सामान्यतः कहाँ रखा जाता है? मुख में रखा जाता है, लेकिन कविवर बिहारी ने इस पीक को कहाँ दर्शा दिया? पलनी, आंखों की पलकों पर। फिर अंजन यानी काजल कहाँ लगाया जाता है? आंखों में, लेकिन बिहारी ने इस अंजन को, काजल को कहाँ दर्शा दिया? अधर, होठों पर। फिर महावर, महावर कहाँ लगाया जाता है? पैरों पर, और इसमें महावर कहाँ दर्शा दिया? भाल, मस्तक पर। तो जो चीज जहां होनी चाहिए वहां नहीं दर्शाई गई है, तो ये अलंकार कौन सा होगा?
असंगति अलंकार हो जाएगा। तो लिखिएगा इनको, असंगति क्या है। असंगति अलंकार लिखिए पहले। असंगति शब्द असंगति शब्द ए प्लस संगति के योग से बना है। ए प्लस संगति के योग से बना है। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है साथ साथ नहीं होना। साथ साथ नहीं होना। इसका साथ साथ नहीं होना, लेकिन अर्थात जब किसी पद में कार्य एवं उसके परिणाम को की साथ साथ संगति नहीं होती है। साथ साथ संगति नहीं होती है। तो वहां असंगति अलंकार माना जाता है। तो वहां असंगति अलंकार माना जाता है। कार्य और परिणाम है, उसकी साथ साथ संगति नहीं होती है, तो वही असंगति अलंकार है। चेंज करके लिखें। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी पद में इस प्रकार का वर्णन कर दिया जाता है कि उसमें कार्य तो किसी और जगह घटित हो रहा है। जिसमें कार्य तो किसी और जगह घटित हो रहा है। कार्य तो किसी और जगह घटित हो रहा है तथा उसका परिणाम कहीं अन्यत्र दिखलाई पड़ता है। अन्यत्र दिखलाई पड़ता है। तो वहां
तो वहां असंगति अलंकार माना जाता है। कार्य किसी और जगह पर हो रहा है, परिणाम किसी अन्य जगह पर दिखाई दे रहा है, तो वहां असंगति अलंकार माना जाता है। ये स्थिति होगी। इसी में अथवा डाल करके एक और चीज लिख सकते हैं। अथवा जब किसी पद में ऐसा वर्णन प्राप्त होता है, ऐसा वर्णन प्राप्त होता है कि जो वस्तु जहां होनी चाहिए, जो वस्तु जहां होनी चाहिए वह वहां नहीं होकर वह वहां नहीं होकर कहीं अन्यत्र दर्शा दी जाती है। अन्यत्र यानी दूसरी जगह है, कहीं अन्यत्र दर्शा दी जाती है। तो वहां असंगति अलंकार माना जाता है। जो चीज जहां होनी चाहिए उसे वहां नहीं दर्शा करके किसी अन्य जगह पर दर्शा दिया जाएगा, तो वह अलंकार कौन सा होगा? असंगति अलंकार माना जाएगा। कैसे? देखिए उदाहरण। पहला उदाहरण आपके सामने है, हृदय घाव मोरे, हृदय घाव मोरे पीर रघुवीरे। हृदय घाव मोरे पीर रघुवीरे। हृदय घाव मोरे पीर रघुवीरे। लिखो इसमें। प्रस्तुत पद में घाव तो लक्ष्मण के हृदय में हुआ है, घाव तो लक्ष्मण के हृदय में हुआ है, लेकिन उसकी पीड़ा राम के हृदय में हो रही है। पीड़ा कहां हो रही है? राम के हृदय में हो रही है। इस प्रकार कार्य एवं परिणाम, कार्य एवं परिणाम अलग अलग जगह होने के कारण, अलग अलग जगह होने के कारण यहां
असंगति अलंकार माना जाता है। कार्य एवं परिणाम अलग अलग जगह होने के कारण यहां असंगति अलंकार माना जाता है। कार्य किसी और जगह पर है, परिणाम किसी और जगह पर निकला है, तो ये अलंकार कौन सा हो गया? असंगति अलंकार के नाम से पुकारा जाएगा। दूसरा उदाहरण देखिए। पलनी पीक अंजन अधर, पलनी पीक अंजन अधर, धरे महावर भाल, धरे महावर भाल, आजू मिले हो भली करी, आजू मिले हो भली करी, भले बने हो लाल। पलनी पीक अंजन अधर, धरे महावर भाल, आजू मिले हो भली करी, भले बने हो लाल। पलनी पीक अंजन अधर, धरे महावर भाल, आजू मिले हो भली करी, भले बने हो लाल। लिखेंगे इसमें सामान्यतः पीक यानी पान का बीड़ा होता है, मुख में रखा जाता है, मुख में रखा जाता है। अंजन, अंजन यानी काजल, अंजन आंखों में लगाया जाता है। अंजन आंखों में लगाया जाता है तथा महावर, तथा महावर पैरों पर लगाया जाता है। ये सामान्य स्थिति है, पीक मुख में, अंजन आंखों में और महावर पैरों पर होता है। ये तो सामान्य स्थिति होती है। देखेंगे परंतु, परंतु कविवर बिहारी ने, कवि श्रेष्ठ बिहारी ने, कविवर बिहारी ने इस पद में, इस पद में पीक को, पीक को आंखों की पलकों में, पीक को आंखों की पलकों में, अंजन को होठों पर, अंजन को होठों पर तथा महावर को, तथा महावर को
मस्तक पर दर्शा दिया है। मस्तक पर दर्शा दिया है। अतएव यहां असंगति अलंकार माना जाता है। अतएव यहां असंगति अलंकार माना जाता है। ये दो उदाहरण आपके सामने हो गए। एक दो उदाहरण और हैं, अगली क्लास में उनको देखेंगे, फिर पढ़ेंगे वास्तव में असंगति और कहां हो सकती है। धन्यवाद।